नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तरकाशी जिले के देवलसारी क्षेत्र में ऊपरी इलाकों में बादल फटने की ताजा घटना सामने आई। अचानक आए भारी जल प्रवाह का असर निचले इलाकों, खास तौर पर नौगांव और आसपास के गांवों में साफ देखा जा रहा है। तेज गरजने के साथ साथ आई बाढ़ जैसे पानी से खेत और सड़क और कुछ घरों के अंदर भी पानी भर गया। राहत की बात यह है कि अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासनिक टीमों को मौके पर तैनात कर दिया है। कंट्रोल रूम को सक्रिय कर राहत सामग्री तैयार रखी गई है। वहीं पुलिस लगातार गश्त कर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की सलाह दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर इस घटना के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि जनपद उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी से तत्काल वार्ता कर राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के दल प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत पहुंचाने तथा हर संभव मदद में किसी भी प्रकार की देरी न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। ये तमाम वो लफ्ज हैं, वो शब्द हैं जो कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिखे गए अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर उन्होंने ये बातें लिखी हैं। और अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो लगातार प्रशासनिक अमला ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पानी का बहाव आप जरा देखिएगा, ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही ज्यादा भयानक मंजर एक बार फिर से उत्तराखंड में सामने आया। और ये पहली बार नहीं है, इस तरीके की घटनाएं पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत सारी देखने को मिली। लेकिन एक राहत की खबर इस हवाले से ये भी है कि कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। शिव नारायण हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता उत्तराखंड से। शिव, आपसे जानना चाहूंगी कहां पर ये बादल फटा और कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत तेज बहाव से पानी आ रहा है। क्या क्या चीजें इसकी जद में आई हैं, ये जरा बताइएगा। जिस तरीके से जब से मानसून शुरू हुआ है तभी से ही आपदाओं पर ये तो शुरू हो गया है। कई चीजें बादल फटे हैं। कल रात से एक घटना सामने देखने को आई थी, बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही दहशत भरी ये घटना थी। जिस तरीके से बादल फटा है, ये देवलसारी और नौगांव गदरी का उफान आने से यहाँ पे मकान है वो मलबे में दब गए हैं और जो दुपहिया वाहन थे कई वो भी चपेट में आ गए हैं। और बात करें नौगांव गदरी की तो 10 से और 12 मकान इसकी जद में आ गए हैं। एक मलबे में दब गया है, बाकी घरों में पानी भर गया है। वहीं पर जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और उनकी पुलिस वो तैयार है, वो राहत पहुंचा रही है, प्रयास कर रही है कि ज्यादा कोई नुकसान न हो। लेकिन जिस तरीके से ये घटना देखी गई है उससे लगता है कि एक बार फिर जो मौसम है उसमें एक कहर बरपा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये रही है कि इसमें कोई भी जनहानि का अभी तक कोई निकल करके सामने नहीं आया। ये सबसे बड़ी राहत रही है कि मौसम में कहर तो बरपा है लेकिन इससे कोई भी जनहानि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जो वहाँ पे मकान है, गाड़ियां हैं, वो इसकी चपेट में जरूर आ गई हैं। और लोगों को इससे बार बार अपील की जा रही है कि ऐसी जगह ना जाए जहाँ पर इस तरीके के हादसे होते हैं। उनको जो लोग वहाँ पे प्रभावित लोग थे उनको सुरक्षित स्थानों पर रहने की भी सलाह दी गई है, उनको शिफ्ट भी किया गया है। और प्रशासन और प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो उनको तुरंत जो राहत सामग्री है या उनको संबंधित जो भी इसमें सामान की जरूरत है उसको पहुंचाया जाए। राज्य सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो वहाँ का शासन प्रशासन एकदम सतर्क रहे और समय रहते हुए वहाँ पर पहुँच जाए, जिससे कि ज्यादा लोगों की इससे प्रभावित न हो। जी बिल्कुल, लेकिन जाहिर सी बात है प्रशासनिक अमला वहाँ पर डटा हुआ है और जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा गया। लेकिन ये बताइएगा कि सुरक्षित स्थानों पर किस तरीके के प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि लोग जब अपने घर
छोड़कर दूसरे जगहों पर रहते हैं, उनके आशियाने टूट चुके हैं, उनके घरों के साथ साथ उनके सपने भी टूट चुके हैं कहीं ना कहीं। शिव, तो अब बताइएगा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ मेंटल और इमोशनल लॉस भी देखने को मिला है, तो इन सभी चीज़ों को कैसे प्रशासन एकजुट होकर कैसे इन चीज़ों को ध्यान में रख रहा है? देखिए, जिस तरीके से जो प्रभावित लोग हैं और एक सपने के साथ अपना घर बनाते हैं और घर एक झटके में तबाह हो जाता है, जो पूरी जीवन भर की कमाई है वो तबाह हो जाती है। सरकार उसको पूरा तो नहीं कर सकती, लेकिन मलहम लगाने का काम जरूर करती है। उनको जो आसपास के जितने सामुदायिक भवन हैं या आपके स्कूल्स हैं या और इस तरीके का जहाँ पर सुरक्षित लोग रह सके, वहाँ पर उनको पहुँचाया जा रहा है और उनको ढांढस बंधाया जा रहा है कि इस समय की जो है, इस समय हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। सबसे पहले जो जान की सुरक्षा प्रथम मानी हुई है, उसको पहले सुरक्षित किया जाए, तब जाकर के ये बाद में जो आकलन किया जाता है कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ है, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो प्रदेश सरकार का या शासन का यही प्रयास रहता है किसी तरह की। शिव, एक छोटा सा सवाल है, स्थिति सामान्य कब तक हो जाएगी, मौसम कब तक ठीक हो सकता है? अभी फिलहाल वेदर की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है और क्या कुछ प्रेडिक्शन है? देखिए, मौसम विभाग जो है बार बार अपने जो अलर्ट करता है, वो बताया गया है कि 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक मौसम जो मानसून है वो रिटर्न हो रहा है, वापस जा रहा है और सामान्य स्थिति 11 से और 15 सितंबर के बीच की बताई गई है। लेकिन ये मौसम है, मौसम कब बदल जाए इसका कुछ वो नहीं हो सकता, कब इस तरीके की फिर कोई ऐसी घटना हो जाए, क्योंकि पूर्व में भी हम देख चुके हैं कि मानसून के दौरान किस तरीके की यहाँ पे घटनाएं देखने को मिल रही है, किस तरह का नुकसान यहाँ पे हो रहा है और जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो कितने प्रभावित हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिव तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से बादल फटने की घटना उत्तराखंड के एक इलाके में पेश आई और देवलसारी ये इलाका है जहां पर ऊपरी इलाके के अंदर बादल फटा और ये सारा पानी और सारा मलबा जो है वो रिहायशी इलाकों में पहुंचा, जिसकी वजह से कि गाड़ियां, घर, मकान और बहुत सारी बाकी इमारतें हैं जो इसकी जद में आई है। लेकिन अच्छी बात यह है, फॉर्चुनेटली कोई भी जनहानि अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक अमला डटा हुआ है और पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरन प्रणाली का लोकार्पण किया, जिससे आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा को नई ताकत मिलेगी। शहर की पहचान रहे ऐतिहासिक घंटाघर का भव्य रूपांतरण और साथ ही साथ स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का भी शुभारंभ किया गया, जिससे कि शहरी सौंदर्यकरण को नई दिशा मिलेगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 4 आधुनिक हिलांस कम किचन आउटलेट्स का भी उद्घाटन किया। सीएम धामी का कहना है कि ये परियोजनाएं न केवल नागरिक सुरक्षा और शहर की सुंदरता को बढ़ाएंगी, बल्कि महिला उद्यमिता को भी नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपकोट तहसील के कनलगढ़ घाटी में ग्राम पंचायत पौसारी में आई भीषण आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी पात्र व्यक्ति को राहत और सहायता से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा से प्रभावित परिवारों की तीव्र मदद सुनिश्चित की जाए और पुनर्वास कार्य में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय सरकार का पहला दायित्व जनता की सुरक्षा और जीवन यापन सुनिश्चित करना है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपदा पीड़ितों को मुआवजा और आवश्यक सहायता पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया और प्रभावितों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा और रहने की उचित व्यवस्था करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसी भी स्थिति में आपदा प्रभावित परिवारों को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। पौसारी गांव और इसके आसपास के गांवों में जो आपदा से प्रभावित लोगों ने जो भी यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, उसमें
विस्थापन भी है और हम लोग इसके लिए पहले से प्लान किया हुआ है। जहाँ विस्थापन की आवश्यकता है उसके लिए विस्थापन के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हमारा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है। उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम भी जल्दी ही यहाँ आने वाली है, वो टीम भी आ चुकी है, अभी अपना आकलन कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपदा के समय में हमारा पूरा हर तरह से हमको आश्वासन भी किया है, हर मदद भी की है और हम अभी आकलन कर रहे हैं कि उसमें भी हमको मदद मिलेगी, जिससे कि हमारी पूरे प्रदेश के अंदर जो आज बड़ी आपदा आई हुई है, कोई जनपद ऐसा नहीं है जो आपदा से पीड़ित नहीं है। बड़ा नुकसान हमारी संपत्तियों का भी हुआ, तो इन सभी का आकलन करके जल्दी जो काम होगा और बरसात कम हो जाने के बाद यूनिट स्तर पर इन सभी को फिर से जो है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 4 करोड़ 47 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जारी की। देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में डीबीटी के माध्यम से ये राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि ये योजना वर्ष 2020 से कोरोना काल में अभिभावक गंगा चुके बेसहारा बच्चों को संबल देने के लिए संचालित की जा रही है, जिसके तहत कि प्रति महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। जून महीने में 5,308 लाभार्थियों को 1 करोड़ 59 लाख और 24,000 और जुलाई में 5,270 लाभार्थियों को 1 करोड़ 58 लाख 28,000 तथा अगस्त में 5,242 लाभार्थियों को 1 करोड़ 57 लाख 26,000 रुपए प्रदान किए गए। योजना का लाभ 21,000 की आयु, विवाह अथवा सेवा योजित होने पर समाप्त हो जाता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी वात्सल्य योजना का हमारे जो बच्चे हैं जो कि कोविड पीरियड के दौरान में अनाथ हुए थे, उन बच्चों को हम लोग लगातार धनराशि प्रति बच्चा 3,000 रुपये उनके खातों में डीबीटी कर रहे हैं। आज उसी क्रम में माह जून, माह जुलाई और माह अगस्त का जो है आज डीबीटी कर दी गई है बच्चों के खाते में और लगभग 4 करोड़ 72 लाख की धनराशि आज उनके खातों में पहुंची है। इसके साथ ही हमारे लगभग 5,242 बच्चे जो है आज लाभान्वित हुए हैं। मैं वात्सल्य योजना के सभी लाभार्थियों को इसकी बहुत शुभकामना देती हूँ। निश्चित रूप से यह धनराशि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, चाहे उनके भरण। गढ़वाल कमिश्नरी का मुख्यालय पौड़ी होने के बावजूद अब तक अधिकतर कमिश्नर देहरादून में ही रहते आए हैं, जबकि कुमाऊं कमिश्नर की मुख्यालय नैनीताल में, वहां के कमिश्नर हल्द्वानी या नैनीताल में ही डटे रहते हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य गठन से पहले तक कमिश्नर और आईजी पौड़ी में बैठते थे, लेकिन राज्य बनने के बाद उनकी उपस्थिति कम होती गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और स्थानीय विधायक को दिए गए सुझाव के बाद अब आदेश जारी हुआ है। कमिश्नर को कम से कम 3 से 4 दिन पौड़ी में ही बैठना होगा। इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जनता की पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है। देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है नैनीताल, तो जितने भी कुमाऊं में कमिश्नर रहते हैं वो हल्द्वानी और नैनीताल में ही रहते हैं। क्योंकि गढ़वाल कमिश्नरी में देहरादून जिला भी है, हरिद्वार जिला भी है, पौड़ी जिला भी है, चमोली जिला भी है, उत्तरकाशी भी है और टिहरी भी है। जब तक राज्य नहीं बना था तब तक सारे कमिश्नर और आईजी पौड़ी में बैठते थे। राज्य बनने के बाद ये थोड़ा कमी आई कि कमिश्नर लोग कम बैठते थे, लेकिन जैसे मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और सतपाल महाराज जी ने भी किया, हमारे पौड़ी के विधायक जी ने भी किया, हमने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम 3 दिन कमिश्नर वहाँ बैठने चाहिए पौड़ी में और आईजी भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुरंत जो है अभी आदेश हो गया है कि मिनिमम 3 या 4 दिन जो है कमिश्नर पौड़ी में बैठेंगे। और अगर विपक्षी दल भी अगर ऐसा सुझाव देते हैं तो हमें वो भी आमंत्रित।
भाजपा ने उत्तराखंड प्रदेश के 16 जिलों की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। बाकी बचे शेष चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर तीनों जिलों की कार्यकारिणी पद में घोषित की जाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में प्रदेश को कुल 19 जिलों में बांटा गया है। काफी समय से पार्टी की संगठन को लेकर कार्य किया जा रहा था। संगठन द्वारा 19 में से 16 जिलों की कार्यकारिणी को सर्वसम्मति से घोषित किया जा रहा है और इन दिनों आपदा के चलते 3 जिलों की कार्यकारिणी पर कार्य भी हो पाया है। जल्द ही उनकी घोषणा की जाएगी। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में 16 जिलों की कार्यकारिणी घोषित की, जबकि चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की कार्यकारिणी की घोषणा बाद में की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया। जानकारी भाजपा द्वारा हाल ही में घोषित जिलाध्यक्षों की सूची में मिली है। हालांकि आपदा कोटले और चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की कार्यकारिणी की घोषणा सही समय पर जो है वो कर दी जाएगी। कौन किस जिले का अध्यक्ष बना है वो जरा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। आपको बता दें कि देहरादून महानगर के सिद्धार्थ अग्रवाल जिलाध्यक्ष बने हैं। इसी दौरान पचवादून के जो जिलाध्यक्ष है वो मीता सिंह को बनाया गया है। ऋषिकेश के राजेंद्र तड़ियाल जिलाध्यक्ष बन चुके हैं। आपको बता दें कि राजगौरव को कोटद्वार का जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। इसी बीच में उत्तरकाशी के नागेंद्र चौहान जिलाध्यक्ष बनाए गए। पिथौरागढ़ का दायित्व जो है, जो जिम्मेदारी है वो गिरीश जोशी को मिली है। इसी बीच नैनीताल में प्रताप सिंह भिष्ट हैं जो कि जिलाध्यक्ष बने। वहीं चंपावत के जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत को बनाया गया। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष महेश नयाल रहने वाले हैं। इसी बीच बागेश्वर की बागडोर जो है वो प्रभा गड़िया को दी गई है। टिहरी के उदय रावत जिलाध्यक्ष बने। वहीं जिलाध्यक्ष पौड़ी जो है वो कमल किशोर रहने वाले हैं। इसी बीच रुद्रप्रयाग की जो कमान है वो भारत भूषण भट्ट को दी गई। जिलाध्यक्ष चमोली गजपाल वर्तवाल रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि रुद्रपुर के कमल जिंदल जिलाध्यक्ष बने हैं। रुड़की की कमान डॉक्टर मधु को दी गई है। जिलाध्यक्ष रुड़की डॉक्टर मधु रहने वाली है। इसी बीच में जिलाध्यक्ष काशीपुर मनोज पाल बने हैं। वहीं हरबटपुर नगरपालिका क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए कई अहम योजनाओं का रोड मैप तैयार हो चुका है। विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और नगरपालिका अध्यक्ष नीरू देवी ने 5 करोड़ रुपए से अधिक लागत की गलियों और सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक चौहान ने पत्रकारों को बताया कि शहर में स्वच्छता को सुदृढ़ करने के लिए 3 करोड़ 27 लाख की लागत से ये तमाम चीजें की गई। 5 करोड़ 31 लाख के करीब के काम तो है जो अवार्ड हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो उनका तो आज एक प्रकार से शिलान्यास या उद्घाटन जो कुछ भी कहिए उसको करने जा रहे हैं। बाकी मैंने आप लोगों के सामने जो हमारे बहुत सारे प्रस्तावित कार्य है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं भी सम्मिलित है, जिसमें नगरपालिका के भवन और आवासीय परिसर का निर्माण होना है, लेकिन अभी भूमि उपलब्ध नहीं हुई, इस वजह रुका। MRFC वगैरह की प्रोसेसिंग प्लांट लगना है, उसकी DPR लगभग 3.25 करोड़ की DPR हम शासन को नगालों का तो पीछे कुछ 5-6 साल पहले हम लोगों ने जिसे कहना चाहिए पिचिंग वगैरह कराई थी और उससे सुरक्षा हो गई थी। जो उसके आजू बाजू आबादी इत्यादि एक खेती है, कुछ नाली ऐसे ही इससे भी नुकसान हो रहे हैं, कुछ लोगों के घरों की दीवार। विकासनगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत एटनबाग से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान नेहा राहुल वर्मा ने अपने चुनावी संकल्प को निभाते हुए ग्राम वासियों के लिए निःशुल्क धार्मिक यात्रा रवाना की। मेहंदीपुर, बालाजी और खाटू श्याम धाम के दर्शन हेतु भेजी गई इस यात्रा को विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने नारियल फोड़कर और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
ग्राम प्रधान नेहा राहुल वर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत के लोगों से किया गया वादा आज पूरा कर रही हूं और भविष्य में भी सभी विकास और कल्याण संबंधी वादों को पूरा करूंगी। इस पहल से ग्रामीणों में उत्साह और आस्था दोनों का वातावरण बना। नैनीताल के नगारी गांव के अंदर भवाली के अंदर कलयुगी बेटे लाठी डंडे से पीटकर पिता को मौत के घाट उतार दिया है। सूचना पर पुलिस पहुंची और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर शव का पंचनामा भरने के लिए उसे भेज दिया गया। आपको बता दें कि घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आरोप है कि बेटे सचिन ने पिता राजकुमार से पैसे की मांग की, लेकिन पिता ने पैसे नहीं दिए, मना कर दिया, जिसके बाद कि बेटे ने लाठी से पिता की हत्या कर दी। कोतवाली भवाली क्षेत्र का ये मामला है। नगारी गांव के कैलाश व्यू की ये जगह है। इस जगह पे पिता पुत्र एक घर में रहते थे। दोनों शराब पीने के आदी थे। आज शराब पीकर दोनों बीच में झगड़ा हुआ। शामपुर ब्लॉक में कांग्रेस संगठन सर्जन कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षक बीएम संदीप ने कांग्रेस जनों से रायशुमारी की। उन्होंने कहा 2025 संगठन को समर्पित है और पार्टी ब्लॉक और जिला स्तर पर मजबूती के लिए लगातार काम कर रहे हैं। गुजरात, हरियाणा सहित 3 राज्यों में जिला स्तर पर संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया जा चुका है। उत्तराखंड में भी जिलाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सीधी मुलाकात कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कार्रवाई करते हुए धर्मावाला चौक के पास चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को धर दबोचा। हिमाचल प्रदेश के शिमला निवासी चतर सिंह और मंजीत राणा की तलाशी में पुलिस को 1 किलो 605 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 3,20,000 रुपए आंकी गई। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि ये चरस उन्होंने अपने गांव के राजेंद्र नामक व्यक्ति से खरीदी थी और देहरादून में महंगे दामों पर बेचने के लिए आए थे। उधम सिंह नगर के काशीपुर में देर रात एक डेंटल क्लिनिक के प्रथम तल पर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। तो हमारे पास जो है एमटीडी पे सूचना आई थी कि माता मंदिर रोड में आग लगी है, तो तत्काल 2 फायर यूनिट मौके पर आई, जिसके द्वारा आग को लगभग पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है। और आग जो है 2 मंजिले पे होने के कारण ऊपर जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। अभी धुआं निकल रहा है और अभी धुएं के बाद अनंत चतुर्दशी के पर्व पूरे देश की तरह उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में भी धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बीती शाम शहर में 2 भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई, मां चामुंडा की शोभा यात्रा और रामलीला ध्वज शोभा यात्रा। दोनों ही यात्राएं गाजे बाजे, भक्ति गीतों और श्रद्धालु की जयकारों के बीच में नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली। हमारे यहाँ जो झंडा जुलूस निकल रहा है, इसमें हमारी 5 झांकी है। सबसे पहले राम दरबार है, गणेश सरस्वती की है, नरसिंह भगवान की झांकी है, राधा कृष्ण का नृत्य है और एक झांकी मीराबाई की है। 18 सितंबर से रामलीला का शुभारंभ है। 2 अक्टूबर का दशहरा है। किस तरह की तैयारियां इस बार काफी मतलब जो रहने वाली है लीला करेंगे आप? तो चलिए फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।